सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? एंड कैपेसिटेंस, हिंदी में स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। चलो, तो कहाँ तक हुआ था? वेक्टर्स हो गए थे, ठीक है। उसके आगे चलेंगे। आपकी हेडिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र का सिद्धांत। आज क्या है? मैंने बताया था आज कुछ बताऊंगा आज के बारे में। क्या है आज? गणतंत्र दिवस। कब से शुरू हुआ था मनाना? 1940। तब तो देश ही आजाद नहीं हुआ था भाई। अपना देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। उस टाइम पर जो था आखिरी वायसराय, कौन था? जब अंग्रेजी हुकूमत थी ना, अंग्रेजों का शासन था, तब आखिरी में उनका कोई हेड होगा ना यहाँ पर। कौन था? नहीं यार, एक और क्वेश्चन बन गया तो कभी जीके में बन सकता है ये। देखो, लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम वायसराय भारत का। अंतिम वायसराय, लिख लो साथ में था। आज दिन के हिसाब से भी करते रहेंगे तो याद रह जाता है। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन, है ना। गुलाम भारत का, कैसे भारत का? गुलाम भारत। अब इसी के समय पर 15 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ था? भारत आजाद हुआ था, ठीक है। 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ था? तो हुआ था कि उसने डिमांड रखी थी, पाकिस्तान ने डिमांड रखी थी कि हम भारत से एक दिन पहले आजाद हो। तो माउंट बेटन है ना, पहले वहां वालों को आजादी देकर के आए, फिर अपने यहाँ पर। तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हम क्या हो गए थे? आजाद हो गए थे। अब ये गुलाम भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, अंग्रेज थे। इसने आजाद कर दिया। तो आजाद भारत का, आजाद भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा बेटा? प्रथम वायसराय कौन होगा? इसने करा आजाद, इसी के टाइम पे आजाद हुआ, यही आखिरी। अब मैंने बोल दिया चलो आज से भारत आजाद, है ना, वायसराय अभी भी मैं ही हूँ। तो पहला कौन है? यही है, लॉर्ड माउंट। लेकिन ये कौन सा है? अंग्रेज है। अब इसने क्या करा? अब ये जाएगा ना, तो फिर क्या बोलेगा कि यार मेरी जगह किसी और को बैठना पड़ेगा। बैठना पड़ेगा कि नहीं बैठना पड़ेगा? तो आजाद भारत का प्रथम भारतीय वायसराय कौन है? कौन होगा? सी राज गोपालाचारी। सी मतलब चक्रवर्ती। चक्रवर्ती राजाओं के नाम सुने होंगे ना। किसी एक राजा का नाम बता दो चक्रवर्ती वाले। दिग्विजय का नाम सुना होगा। दिग्विजय का मतलब क्या होता है? दिग्विजय सिंह अलग है, वो इंसान है। दिग्विजय का मतलब होता है जिसने चारों दिशाओं में क्या करा हो? विजय पाई रही हो, सभी राजाओं को हरा दिया। चक्रवर्ती भी क्या होता है? जो सब दूर, बहुत दूर तक फैला हो, जिसका साम्राज्य फैला हुआ हो और उसने सबको जीता भी हो, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक है, चक्र मतलब चारों तरफ चक्कर लगा दे, पूरे सब दूर का सर्कल। और वृत्त मतलब एक एरिया, सर्कल, है ना, इस हिसाब से बना था चक्रवर्ती। तो पहला कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। आजाद भारत का दूसरा कौन बना? सी राज गोपालाचारी। लेकिन आजाद भारत का पहला भारतीय भी कौन हुआ? सी राजगोपालाचारी।
ठीक है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जब देश आजाद हुआ 1947 को, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अपने यहाँ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स थे, इन्होंने बोला कि अब देश चलाना है, तो ना तो ये धर्म के नाम पे चल पाएगा, ना जाति के नाम पे चल पाएगा, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगे। तो एक कमेटी बनी, है ना, सभा बनी, सभा, जिसको संविधान सभा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बोलते हैं। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन था? देखो, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये द है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर। इसमें और भी बहुत सारे आए, टेम्परेरी रहे, लेकिन वो क्वेश्चन कभी आप लोगों को नहीं बनेगा, इसलिए उसका लोड नहीं लेना। ठीक है, अब संविधान सभा का अध्यक्ष बना। अब जैसे मान लो कि वो एक पैनल है, पैनल समझते हो ना, बोर्ड, जिसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, है ना, तो उसमें सबके काम अलग अलग होते हैं। तो वैसे एक कमेटी और बनी इसके अंदर, इस सभा के अंदर एक कमेटी और बनी। ठीक है, उस कमेटी में क्या हुआ, कुछ लोगों को अलग अलग चूज करा गया, तू ये बनाएगा, तू ये बनाएगा, तू ये बनाएगा, तू ये बनाएगा। तो इसके लिए संविधान बनेगा। संविधान मतलब समझते हो? विधान, विधान मतलब जैसे बोलते हैं ना, विधि का विधान, है ना, तो विधान मतलब ये होगा कि वैसा ही होगा, वो उसी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना पड़ेगा, ऐसा। तो उसके लिए संविधान होगा। सम मतलब सबके लिए एक जैसा, सम, समान, तो संविधान हुआ वो। तो इसके लिए संविधान बनाना बनाना रहेगा। तो संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनी। कौन सी समिति बनी? प्रारूप समिति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इस प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था या कौन थे, ऐसा बोलो, है ना, थोड़ा इज्जत से बोलना पड़ा, कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं की बदौलत आज आप सब बैठ करके पढ़ पा रहे हो, और मेरे जैसा व्यक्ति या मेरे जैसे बहुत सारे जितने भी टीचर्स हैं ना, सारे के सारे खड़े होकर के पढ़ा पा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब आज है 26 जनवरी 1950 कि 2050, 2025, है ना। आज 26 जनवरी 2025 है, तो 26 जनवरी लिख लेना ना, 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को संविधान क्या किया गया था? लागू किया गया था। मतलब कैसा आया था? फोर्स में आया था ना, केम इनटू फोर्स ऐसा बोलेंगे। तो संविधान जब बना हुआ तो कुछ बनने में टाइम लगा होगा। हाँ, 18, हाँ 18 बोला ना, 18। तो इसको बनने में कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 years 11 month एंड 18 days, इतना टाइम लगा। ठीक है ना। कितने क्वेश्चन रेडी हो गए जीके के अपने? 1 2 3 4 5 6। अब सबको मालूम है 26 जनवरी को संविधान दिवस होता है ना, संविधान लागू किया गया था इसीलिए। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि संविधान पार्क कहाँ बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में, या बनाया गया संविधान पार्क कहाँ पर होगा? देवास। देवास में कौन सी माता जी की वो है टेकरी, बोला जाता है, कौन सी माता का मंदिर है देवास में? चामुंडा माता, याद रखिए ना। सिंधिया का नाम सुना? सिंधिया सुना है ना, माधवराव सिंधिया। अभी कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो जब पेशवा से बंटवारा हुआ था ना,
तो दो, सिंधिया, होलकर, पवार, इन लोगों में बटी थी। तो देवास जो गया था ना, पवार के पास गए। ग्वालियर उज्जैन सिंधिया को मिला, इंदौर होलकर को मिला। ये ध्यान रखना छोटे बड़े। तो इंदौर का राजवाड़ा देखा होगा सभी ने, फोटो भी खिंचाए होंगे राजवाड़ा के सामने खड़े होकर, खरीदारी भी करी होगी, करी होगी कि नहीं करी होगी। तो जो राजवाड़ा है ना, होलकर का है, ये ध्यान रखना। मराठा लोग थे। अपन अपना स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। क्या टॉपिक क्या है अपना आज का? संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। कल हमने लिखा था संधारित्र के बारे में, कैपेसिटर के बारे में। कैसी डिवाइस है ये? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। आवेश का क्या करेगी? संग्रह करके रखी। इंग्लिश मीडियम वाले यहां से लेकर के यहां तक लिख लो, और हिंदी मीडियम वाले फिर से वही बात लिखो। लिखो हिंदी मीडियम वाले, संधारित्र एक, संधारित्र एक बड़े पैमाने पर, संधारित्र एक बड़े पैमाने पर संधारित्र एक बड़े पैमाने पर आवेश को संग्रह की जाने वाली, आवेश को संग्रह की जाने वाली एक युक्ति है, एक युक्ति है। ठीक है। इसमें संधारित्र का जो साइज, आकार, ना तो बढ़ाया जाता है ना ही कम कर घटाया जाता है। ठीक है। अब आवेश को क्या कर रही है बेटे? संग्रह कर रही है, चार्ज को स्टोर कर रही है ना। चार्ज किसका फॉर्म है? इलेक्ट्रिकल का, हाँ या ना? ठीक है ना, विद्युत का फॉर्म का एक रूप है। तो कैसी डिवाइस हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने वाली। चार्ज भी एक टाइप से क्या है? एनर्जी है। ठीक है। तो इसमें इसको एक लाइन और लिख लेना, अन्य शब्दों में या दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में यह विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाली युक्ति है। विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने वाली युक्ति है। ठीक है। अब आप में से किसी की भी फ्रेंड का नाम अगर युक्ति हो तो उसको बोलना, तो जो इंग्लिश में डिवाइस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो एक काम कैसे करते हैं। ये वाला डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ये वाला डायग्राम बनाओ, ये दिख रहा ना, ए बी, ये प्लेट्स दिख रही हैं आपको, मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। ये वाला, ये ब्लू शेड के अंदर जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, बन गया डायग्राम? बन गया ना? इस तरह से बनाया आप लोगों ने डायग्राम को, कुछ इस तरह से दिख रहा है ना आपका डायग्राम, आया ना? ठीक है। चलो अब देखो ऐसा हुआ क्यों है, समझना इसको वापस से ना। देखो जो कैपेसिटर होता है वो एक ऐसा अरेंजमेंट होता है, दो मेटेलिक प्लेट ली, मेटेलिक प्लेट मतलब धातु की शीट है ना, प्लेट मतलब नॉर्मल शीट या चादर बोलते हैं उसको हम। ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल भरा गया है जो कि कंडक्टिव नहीं है। कंडक्टिव नहीं है मतलब कैसा है? इंसुलेटर है। कैसा है? इस टाइप का मटेरियल भरा है। इस मटेरियल का नाम है डाई इलेक्ट्रिक। कैसा है? अभी तक आपको डाइलेक्ट्रिक नहीं बताया था। डाइलेक्ट्रिक को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है अपने को, किसके बीच में रखा जाता है, इसको कैपेसिटर के अंदर फिल कर दिया जाता है। इसका नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई मतलब दो। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। डाई मीन्स टू, और इलेक्ट्रिक मतलब आपका चार्ज। तो कितने चार्ज? आपने प्लस माइनस लगे ना आपके डायग्राम में, है ना?
तो इसको वैसे ही समझना पूरी तरीके से, ठीक है। अंदर बढ़िए, ये आपका नॉर्मली जो लकड़ी का बुरा होता है ना, वुड वुड पाउडर बोलते हैं जिसको अपन, वो हो सकता है। वैक्स, सुना है वैक्स, मोम, वो हो सकता है आपका। वैक्स को और मिट्टी को मिक्स करके रख दें तो वो हो सकता है। चारकोल का पाउडर हो सकता है। ऐसी बहुत सारे तरीके से आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बन सकता है, जो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, इलेक्ट्रिसिटी लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर देता है, ऐसा होता है। अब वो आपका कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, चार्ज तो दोनों में ही है, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं थोड़ा सा अभी अपन। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये। हम्म। अब देखो इसमें करेंगे क्या। मान लो यहाँ दो प्लेट है, प्लेट ए और बी। हम क्या करते हैं, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है। हमने क्या करा, इस प्लेट ए पर यहाँ पर चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया। तो इस पूरी प्लेट के ऊपर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, ये शीट है, इस पे चार्ज दिया, चार्ज सब कुछ बराबर हो जाएगा। तो कौन सी सरफेस बन जाएगी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूट होगा सब कुछ बराबर, सब कुछ इसका वितरण होगा कि नहीं होगा बराबर। तो कैसा हुआ, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गई। बात समझ में आ रही है। सब दूर इसके इधर उधर सब दूर हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। बीच में भरा हुआ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैसा भरा है, ये प्लेट ए की साइड सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके अपोजिट चार्ज, अपोजिट साइड इधर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये जो दूसरी प्लेट है ना, प्लेट बी, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, क्या बोलेंगे, परावैद्युत माध्यम के कारण इस पर कौन सा इंड्यूस्ड हो जाएगा, आपका अपोजिट चार्ज। आपने पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और इधर अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा। अब अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव साथ में रहेगा ना तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम यही डायग्राम है, इन दोनों डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना। बस समझने के लिए हमने क्या करा, अलग से बनाया और इधर क्या कर दिया, इस साइड से इसकी क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। घर में सुना अर्थिंग होती है, अर्थिंग का वायर देखा होगा घर में, देखा होगा ना अर्थिंग का। तो ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है इधर वाला, कौन सा वाला, ये वाला पूरा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा और चार्ज कैसा हो जाएगा, वहां पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। अब अर्थिंग क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन ये भी बनेगा आपका। तो अगर मान लो किसी भी सर्किट में से करंट लीकेज हो रही हो, आपको तीन ये दिख रहा है ना, एक दो और ये तीन ऊपर, ये जो बड़ा वाला रहता है ना, बड़ा वाला ये अर्थिंग का रहता है। नीचे एक फेज का रहता है मेन लाइन और एक होता है न्यूट्रल आपका, जिसमें करंट नहीं होती। तो ये दोनों मिलकर के आपको क्या करते हैं, पूरा सर्किट बनाते हैं। अब इनकेस मान लो कि थोड़ी बहुत करंट क्या हो जाती है, बच जाती है सर्किट में, लीकेज से झटका लगने का डर रहता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है कि भैया इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा, अर्थिंग करते थे। अर्थिंग क्या होगा, हमारी अर्थ में चली जाएगी। अर्थ का पोटेंशियल कितना है, लिखवाया है आपको। अर्थ का पोटेंशियल कैसा लेते हैं, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज, लिखा है आपने, पूरी एग्जैक्ट लाइन देख करके लिखी है यहाँ से, मत पलटो पेज। हाँ, जीरो, इसी चैप्टर की बात हो रही है। अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा। अब उस जीरो पोटेंशियल में अगर थोड़ी बहुत भी करंट जाती तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंस कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो सारा सारा चला गया। अर्थिंग का काम यही है कि अगर सर्किट है, सर्किट में से थोड़ी बहुत भी करंट क्या हो रही है, लीकेज हो रही है, तो वो अर्थिंग के थ्रू कहाँ चली जाएगी, नीचे। ये अर्थिंग का सिंबल ऐसा ही होता है ना, ऊपर बड़ी डंडी, फिर छोटी डंडी होती जाएगी, त्रिभुजाकार बनेगा ये, और यहाँ से डंडी आएगी। डंडी मतलब मेन वायर आएगा। आपने बड़ी बड़ी चिमनियां देखी पुराने जमाने की, उसके ऊपर त्रिशूल जैसा कुछ बना रहता है, ऐसा देखा है। बड़ी बड़ी जितनी भी इमारतें होगी ना, मंदिर हो, मस्जिद हो, चिमनी हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ये बना दे, इसको तड़ित चालक बोलते हैं। तड़ित चालक या फिर लाइटनिंग कंडक्टर।
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यों इसको क्यों क्यों लगाते हैं? जब आपकी बारिश वाले दिन होते हैं, जब दो बादल आपस में टकराएंगे तो क्या होगी? बिजली चमकेगी, कड़क, बिजली कड़केगी, है ना? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लाइटनिंग, है ना? या स्टॉर्म भी बोलते हैं कहीं कुछ लोग, ऐसे अलग अलग तरीके के हिसाब से अलग अलग लोग बोल देते हैं उस हिसाब से। तो जब चमकेगी तो बिजली कहाँ गिरेगी? जमीन पर। सुना होगा ना, बिजली गिर गई यहाँ पे, सुना? देखा तो होगा नहीं किसी, है ना? देखने को बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि वो खाली क्षेत्र में ज्यादा गिरती है, जैसे बिल्डिंग विल्डिंग के आसपास और भी नहीं गिरेगी। तो खाली जगह हुई ना वो, मैंने क्या बोला, खाली जगह में गिरेगी, जैसे सिटी जैसे, ठीक है, ऐसे गिरेगी। अब उस वो है ना बहुत हाई वोल्टेज पे रहती है ना, हजारों लाखों वोल्टेज उसके अंदर रहता है। तो बड़ी बिल्डिंग रहेगी, उसके ऊपर क्या लगा दिया, ऐसा लाइटनिंग कंडक्टर लगा दिया, तो ये क्या करता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपने साइड, और कहाँ भेज देगा? धरती में। मतलब इसको क्या है, मेनली जो आपकी ऊपर वाली जो बिजली चमक रही है ना, उसको अर्थ कर देते हैं लाइटनिंग कंडक्टर के थ्रू। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भैया जो ऊंची ऊंची इमारतें होती है उसके ऊपर तड़ित चालक का उपयोग क्यों किया जाता है, या वाई वी यूज लाइटनिंग कंडक्टर एट टॉल बिल्डिंग्स या हाइटेड बिल्डिंग, ऐसा कुछ अगर आ जाए तो क्या होगा कि जो ऊपर जो बिजली चमक रही है, कड़क रही है, उसमें सेंटेंस पढ़ना अच्छे से, कहाँ भेजना है उसको अपने को? धरती में भेजना है उसको, न्यूट्रल करना, इसलिए यूज होती है। हाँ, वो तो जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। आप जब भी आप क्या बोलते हैं, कभी आपका कभी किसी का भी घर बने, तो आप लोग देखना, वहां पर क्या होगा, एक अर्थ वायर अलग ही निकाल के रखेंगे, गड्ढा खोदेंगे, एक कॉपर की प्लेट लेकर के आएंगे, उसके साथ में बहुत सारा चूना, चारकोल, ये सब मिक्स करके उसके अंदर डाल देंगे और उसको फिक्स कर देंगे, ताकि जितनी भी करंट लीकेज होगी ना, कहाँ चली जाएगी? पीछे। कभी कूलर देखो तो कूलर की भी तो तीन पिन वाला रहता है ना, ऐसा लगाने का। आजकल की टीवियों में भी ऐसे ही आ रहा है। कंप्यूटर की केबल जो रहेगी उसमें भी तीन तीन लगे हुए रहते हैं इधर, इसमें लगा हुआ है, यहाँ पर यूपीएस वाला निकाल के देख लें। और कूलर में देखोगे तो तीन वाले ही देख लेंगे। क्यों? ये बड़े इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इसमें अगर थोड़ा भी करंट लीकेज होता है तो उसकी बॉडी पर ना आए, सरफेस जो है ना उस पर ना आए, और गलती से अगर कूलर पकड़ लिया तो करंट लगेगा। लगता है कि नहीं लगता है? अगर किसी के यहाँ कूलर चल रहा है गर्मी के दिनों में और किसी को करंट लग जाता है, तो देख लेना सबसे पहले उसके यहाँ ना दो पिन वाला वो प्लग लगा होगा, और अगर नहीं तो कहीं से वायर क्या होगा, अंदर से कट रहा होगा, इस कारण से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता है करंट बाहर आ जाए। किसी घर पे वाटर हीटर होगा, समझते हो वाटर हीटर क्या? पानी गर्म करने की राड़, तो उसमें भी तीन पिन वाला ही होगा वो, है? ये बात ध्यान रखो। तो क्या कर देते, अर्थिंग कर देते। और जब इसकी अर्थिंग कर दी, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया? बाहर चला गया, वो बचा गया पॉजिटिव और नेगेटिव, दो चार्ज का एक सिस्टम बन गया। ये दोनों प्लेट्स कैसी होंगी एक दूसरे से? पैरेलल। तो ये पूरा जो होता है अरेंजमेंट किसका होता है? आपका कैपेसिटर। कैसी डिवाइस है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है ना? आवेश के संग्रहण करने की क्या है, युक्ति है, डिवाइस। अब जैसे हम पंखे में वो लगा रहा था हरे रंग का, क्या सफेद कलर का कंडेंसर टाइप का, है ना, लोकल लैंग्वेज में उसको कंडेंसर बोलते हैं। आप जब दुकान पे जाओगे, आप जब आप जब क्या बोलते हैं, दुकान पे जाओगे ना, तो वहां पे बोल दोगे कैपेसिटर, तो जो पढ़ा लिखा दुकान वाला होगा वो बोल देगा कि हाँ कैपेसिटर क्या होता है। लेकिन अगर जो पढ़ा लिखा दुकानदार नहीं होगा, वो क्या बोलेगा, ये क्या होता है? तो वहाँ बोलना पड़ेगा कंडेंसर। और जनरली कंडेंसर ही बोलते हैं जितने भी इलेक्ट्रिशियन आपके काम जो लाइट्स बनाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे ही आपने लाइट ऑन करी, बल्ब ऑन करा, तो डायरेक्ट चालू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम पंखा चालू करते हैं तो कैसे धीरे धीरे घूमते घूमते चालू होता है ना, बाबा आदम के जमाने से घूमते फिरते आएगा, घुमा करेगा, चूचा करेगा, हर तरह तरह की आवाज निकाल देगा। बहुत पुराना पंखा होगा तो एक तो चुड़ैलों को आमंत्रित कर देगा। वो कहता है ना, ऐसे धीरे धीरे चलता है। तो क्या होता है, जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी में से सबसे पहले वो जो पंखे को डायरेक्ट करंट पास होनी है, वो वाया किससे होते हुए जाती है? कैपेसिटर से होते हुए जाती है ना? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर लगा हुआ है अंदर। और जब भी कोई सा कैपेसिटर खराब हो जाए घर पे, तो थोड़ी सी मेहनत करके उसको फोड़ना, उसके अंदर से उसका इलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकाल करके देखना। एक वैक्स टाइप का मटेरियल होगा जो खराब हो चुका होगा, और पूरा क्या हो जाएगा, आप जब उसको तोड़ोगे ना, तो जैसे जैसे राख जलती ना, राख ऐश, वैसा बिखर जाएगा टूट करके वो। तो उसको देखना। तो क्या करता है, धीरे धीरे पहले चार्ज को लेता है, अपने पास स्टोर करके रखता है, और फिर कंटिन्यू इकट्ठा किसको देता है? पंखे में जो मोटर लगी रहती है, मोटर मतलब वाइंडिंग जो होती है कॉपर वायर से, है ना, उसको देता है। तो फिर क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट
प्रोड्यूस होता बनता है पूरा का, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और एक दूसरे को धक्का लगा के वो घूमने लगता है। इससे क्या होता है, पंखा घूमने लगता है। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ेंगे, है ना, क्या बोलते हैं, चुंबकीय विद्युत प्रेरण, जब पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगी वो चीज़। ठीक है, इसलिए बात समझ में आई है कि कैपेसिटर क्या होता है, क्या काम है इसका, चार्ज को स्टोर करने का काम। ये बात ध्यान रखना। कौन से चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज, है ना, स्टोरिंग डिवाइस है। ठीक है, संग्रहण युक्ति है। इसका नाम क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चले आगे। लिखो पहला, या फिर रुकना जगह, हाँ ये लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। किसी संधारित्र की धारिता को, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, किसी संधारित्र की धारिता को, किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। सिंपल सी बात है। पहला तो कैपेसिटर कितना बड़ा होगा या छोटा होगा। आपने जो लिखा उसमें लिखा है कि भैया बिना साइज को बढ़ाए या घटाए क्या करेगा, चार्ज को स्टोर कर लेगा, ऐसा लिखा है ना। ठीक है, तो इसमें पहली बात क्या आ गई, साइज की। तो पंखे में देखोगे तो इतना बड़ा लगा है, कूलर में देखोगे तो थोड़ा और बड़ा लगा है, कहीं पे हो सकता है थोड़ा और बड़ा लगा होगा। जो टीवी, पुराने जमाने की टीवी आती थी, डब्बे बनते थे, कभी आना मेरे घर पे, वही रखी हुई है ना। तो उसमें जब मदरबोर्ड होगा उसमें छोटे छोटे से कैपेसिटर लगे होंगे, पेपर कैपेसिटर। तो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा कितने चार्ज की जरूरत है। वो रजिस्टर होते हैं रंग बिरंगे, ये ऑरेंज कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, येलो कलर का आता है। मोस्टली किस में होता है, इस टाइप का ऑरेंज कलर में होता है, ये जो इस टाइप के ऑरेंज कलर में होता है, पन्नी लगी रहती है। पर ऑरेंज नहीं लगी रहती है, पन्नी नहीं रहती है वो। कुछ केस में पेंट किया होता है, कुछ केस में पन्नी लगी थी। अगर जैसे पेपर कैपेसिटर तो उसके ऊपर पेंट है, पन्नी नहीं लगी होगी। ब्लू कलर में भी होगा, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी होगी, उस पर लिखा होगा म्यू एफ, मतलब माइक्रो फेरेड ना, या फिर एफ लिखा होगा फेरेड। अपन ने इसकी यूनिट देखी थी, कैपेसिटेंस की यूनिट, यूनिट क्या होती है, फेरेड, है ना। तो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, तो पहला क्या हुआ, एरिया ऑफ प्लेट, है ना। प्लेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, थाली। प्लेट, ऐसे लिखो पहला पॉइंट, एरिया ऑफ प्लेट हिंदी वाले। और उसके बाद लिखो, देखो वैसे है ना, इसको शीट बोला जाता है, शीट को बोलते हैं चादर, है ना। तो आप ये लिखना, जो चालक सतह का क्षेत्रफल, ऐसे लिखो, चालक सतह का क्षेत्रफल। अब बताओ, जितना बड़ा एरिया होगा, कल ही हमने देखा था, जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज्यादा चार्ज होगा, उतना कम वोल्टेज होगा, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो इसमें लिख लेना, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ प्लेट्स इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। चालक सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, चालक सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है। चालक सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ती है। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है, उस प्लेट के बीच में जितनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल होगा उसकी लाइफ उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जितना अच्छा। अब सोचे कि हम उसको खाली रख दें, एयर भर दें उसमें, तो एयर के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1, है ना। तो वो इतना काम नहीं करेगा। अगर उसमें हम वैक्स भर दें, अच्छी क्वालिटी का वैक्स, मोम, तो बहुत अच्छा काम करेगा। और उसके साथ ही अगर कुछ, अगर हम सेंट्स के पार्टिकल डाल दें तो और अच्छा काम करने लगेगा।
तो जितनी अच्छी क्वालिटी का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा उतना अच्छा क्या होगा, आपका कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है, देखो अपनी लैंग्वेज में लिख लो। या इसमें लिखा है, सपोज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सी, एंड दैट व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स इज सी डैश, देन इसका रिलेशन दे रखा है सी डैश अपॉन सी इक्वल्स टू के, where K is dielectric constant. As the value of K of for any medium is greater than 1, then the capacitance of capacitor increases when a dielectric medium is filled between the plates of it. देखो एयर का कितना होता है, 1, एक होता है। अब क्या लिखा है इसमें, इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और मैंने क्या बोला, जितनी अच्छी क्वालिटी का आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा। सबसे पुअर क्वालिटी का कौन सा होता है, एयर और वैक्यूम। ये ध्यान रखना, अपनी लैंग्वेज में लिखो उसको। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक कैपेसिटर के बीच में अपन सोना भर दे, सोना गोल्ड, तो क्या होगा, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा क्या, वो तो मेटल है ना, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ एक ही क्या बोलते चार्ज होगा, दो चार्ज नहीं होंगे, चार्ज होंगे लेकिन वो किस में चले जाएंगे, न्यूट्रल कंडीशन में चले जाएंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेंगे। अरे जो न्यूट्रल कंडीशन में होंगे वो पास नहीं करेंगे, एक ही कोई करेगा। मेटल के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए एक ही कंडीशन है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3, 4 तो होंगे ही नहीं फ्री। और उसके बाद कौन सा आ रहा है, थर्ड वाला, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, चालक सतह के मध्य दूरी, चालक सतह के मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, चालक सतह के मध्य दूरी। अब पता, ध्यान रखना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कैपेसिटेंस, जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा कैपेसिटेंस। अपनी लैंग्वेज में लिख लो कि जो धारिता है वो सतह के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम होगा, डिस्टेंस कम होगी तो कैपेसिटेंस बढ़ने लगेगा। ठीक है, संधारित्र की जो धारिता है उसमें जो दो प्लेट अलग अलग लगी होगी उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, दूरी होगी, वो व्युत्क्रमानुपाती है ना, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है धारिता, इसकी संधारित्र की। इसके बाद लिख लेना टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, संधारित्र के प्रकार। कितने प्रकार दे रखे हैं यहाँ पर से, 3। कितने प्रकार दे रखे हैं, 3। पहला दे रखा है आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर सतह संधारित्र। पहला क्या होगा, समांतर सतह संधारित्र। दूसरा क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर, गोलीय या गोलीय कोश संधारित्र। तीसरा क्या है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार, बेलनाकार संधारित्र। 1 2 3, 1 2 एंड 3। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, कौन सा, C बराबर इक्वल Q अपॉन, यही बेसिक फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला से ही बनेंगे। आपको जो बेसिक पढ़ाया जाता है ना, बेसिक पढ़ने का कारण यही होता है कि सारे फॉर्मूला फिर किससे बनेंगे, बेसिक फॉर्मूला से ही बनेंगे, है ना। पहला लिखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर सतह संधारित्र, समांतर सतह संधारित्र।
कंस्ट्रक्शन तो समझ जाओगे कि नहीं समझोगे? समझ जाओगे ना? आया ना? ठीक है। दो प्लेट ली, किसी भी शेप की हो सकती है, दो रेक्टेंगुलर हो सकती है तो उनको बराबर पैरेलल करके रख दिया इस तरीके से, दोनों सर्कुलर हो सकती है तो ऐसे पैरेलल करके रख दिया। जिस भी शेप की होगी उन दोनों को कैसा रखना है? पैरेलल करके रखना है। ठीक है। कितनी बात समझ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? बोलो हाँ या ना। आ जाएगी ना? ठीक है, फॉर्मूला लिखो डायरेक्ट। ये तीन फॉर्मूले लिखेंगे हम। एक, या ये वाला नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। एक तो ये वाला लिखो, एक इसके बाद वाला, और एक ये वाला, और ये दोनों लाइन भी लिखना। ये वाली लाइन मत लिखना ना, ये जो काट रही काट देखी है मैंने, ये मत लिखना। देखो v की वैल्यू यहाँ दे रखी है, वो इतना याद मत रखो। इस पे टिक लगा हुआ है, c इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। a का मतलब है यहाँ पर क्या? एरिया ऑफ प्लेट। ए म्हणजे एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, है ना, सतह का क्षेत्रफल। और इस सतह के मध्य दूरी, सतह के मध्य अब देखेंगे फॉर्मूला आया कैसे है। मैंने क्या बोला था? एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी रखना है। अब जब ऐसी प्लेट होगी तो उसके ऊपर वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ लिखिए, देखो लिखिए, है ना, क्या लिखिए? क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू मतलब चार्ज, ये डी उनके बीच की दूरी है, के क्या है? उसके बीच में कोई सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मीडियम फील करा हुआ रखा है, एप्सिलॉन उसकी परमिटिविटी और ए उनका एरिया। ठीक है, ये याद नहीं रखना है अपने को, बट ये होता है। ठीक है। अब इस v की वैल्यू यहाँ रख दूं मैं, क्या हो जाएगा? क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए। क्यू से क्यू कैंसिल होगा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आया। तो के इक्वल टू 1 रख देंगे एयर और वैक्यूम के लिए, तो क्या हो जाएगा फिर? ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला। अब मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीज आ रही है फॉर्मूला में? एक तो क्या आ रहा है? एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ए आ रहा है और डी आ रहा है। तो इसको लिखेंगे डिपेंडिंग फैक्टर्स या फिर अफेक्टिंग फैक्टर्स। ऐसा लिखो, अफेक्टिंग फैक्टर्स इसके लिए, पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर के लिए। तो ये लिखा है, ये पूरा ये साफ कर दूं, ये वाला ये हटा दूं। देखो इसमें लिखा हुआ है, देख करके लिख लो। डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर सतह संधारित्र, समांतर सतह संधारित्र के निर्भर करने वाले कारक ऐसा कुछ है वो, या ऐसा करना, समांतर सतह संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसा लिख लो। समांतर सतह वो सिर्फ संधारित्र के लिए कहते हैं। अभी यहाँ पे किसके लिख रहे हो? समांतर सतह संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आज चाय नहीं पी क्या सुबह? दिमाग नहीं खुला ऐसा कि 26 जनवरी में। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या लिखा आपने, बताओ क्या लिखा? सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब एक एक करके चलो, कितनी टर्म्स आ रही है इसमें? 4 आ रही है। मतलब c बराबर है के पहली, c बराबर है एप्सिलॉन नॉट के दूसरी, तीसरी क्या आ रही है? c बराबर है a के,
तीसरी, और चौथी क्या है, C बराबर ही 1/D। जितना ज्यादा K उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, है ना। अब इसके पहले में यही बात लिखी थी, जितनी ज्यादा परमिटिविटी उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा कैपेसिटेंस, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कैपेसिटेंस। देखो फॉर्मूले से बना सकते हैं सारी की सारी चीज, फॉर्मूले से बना सकते हैं। पहला आया एरिया ऑफ प्लेट, यह तीसरे नंबर पर है। ए दूसरा क्या आ रहा है, ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, पहले नंबर पर है। ए तीसरा क्या है, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये है, तो ये चौथे नंबर पर है। इसमें परमिटिविटी नहीं लिखी है, लेकिन अपन परमिटिविटी भी मान लेंगे। सिर्फ कॉपर का ही कैपेसिटर थोड़ी बन सकता है, आयरन का भी बन सकता है, सिल्वर का भी बन सकता है, गोल्ड का भी बन सकता है, प्लेटिनम का भी बन सकता है। जितने अच्छी मेटल लोग उसका बन सकता है। बीच में क्या करना है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ही तो फिल करना है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये मेरे बताओ लिखने की जरूरत है क्या ये सारी, फिर भी लिख लो, पॉइंट लिख लो, पॉइंट पॉइंट लिख लो, ये टिक लगाए ना, ये चीजें लिख लो। C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, जब भी डायरेक्ट डायरेक्ट बराबर दे रखा हो तो एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। पहला है ऑन द एरिया ऑफ प्लेट्स, है ना, सतह के क्षेत्रफल पर, सतह के क्षेत्रफल पर। दूसरा क्या होगा, ऑन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, सतह के मध्य, सतह के मध्य माध्यम पर, है ना, ये सतह के बीच, दो सतह के बीच उपस्थित माध्यम पर। जितना अच्छी क्वालिटी का होगा उतना अच्छा कैपेसिटेंस होगा। तीसरा क्या है, दोनों सतह के मध्य दूरी पर, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना कम कैपेसिटेंस। ओके, दूसरे नंबर का कौन सा भाई, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर लिख रहे हैं ना हम, स्फेरिकल कैपेसिटर। पहला रहा आपका पैरेलल प्लेट, दूसरा रहा स्फेरिकल, ये रहा आपका स्फेरिकल कैपेसिटर। ये लो डायग्राम बनाओ, ये वाला पूरा देखो, ये भी कितना सिंपल है। डायग्राम देखने में थोड़ा ऐसा कठिन सा लग रहा है, बीच में ना A और B त्रिज्या दे रखी है, दो स्फेयर दे रखे, मतलब एक गोला है, उस गोले के अंदर एक छोटी सी गोली है, वो भी गोला ही है ना, एक गोला एक गोली है ना, वो देखा होगा ना बलून के अंदर बलून, वैसा सिस्टम है ये, है ना। मेटल की एक बॉल है, उसके ऊपर एक और कवरिंग है एक मेटल की, किस शेप में है वो, स्फेरिकल शेप में, बॉल के शेप में, गोले के शेप में। छोटे वाले की त्रिज्या रेडियस कम होगी, बड़े वाले की त्रिज्या रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो छोटे वाले की यहाँ पर हमने क्या मान ली, A, यहाँ पर कितनी मान ली, A, बड़े वाले की B। चार्ज किसको दिया इसमें, अंदर वाले को दिया, दिख रहा है ना, अंदर वाले को चार्ज प्लस देता हो, जहाँ प्लस लग जाए ना समझ जाना चार्ज उसको दिया है, कनेक्शन उसका करा है, हाँ दिया। अपोजिट पे किसको क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। देखो बाहर अर्थिंग करी हुई है, तो बाहर का पॉजिटिव कहाँ चला गया, अर्थ में। जैसा पैरेलल प्लेट में समझा था बिल्कुल वैसा का वैसा ही ये है ना। अगर ये दोनों प्लेट सीधी होती तो पैरेलल प्लेट बन जाता, और पैरेलल प्लेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्फेरिकल में कन्वर्ट कर दिया, मान करके चलो। अंदर वाले गोले को नाम दे दिया A, बाहर वाले को नाम दे दिया B। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मान ली, आपको D मानना है D मान लेना, आपको P मानना है P मान लेना, अपने घर का राज, जो चाहे अपन कर सकते हैं। पोटेंशियली पॉइंट शो कर रहा है वैसे तो ये, मतलब पोटेंशियल जो है ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ऐसी डायरेक्शन बता रहा है। P पे इतना ध्यान मत दो,
उस पी पे इतना ध्यान मत दो, पोटेंशियल का फ्लो हो गया देखो। ठीक है, चले आगे। अब इसका फॉर्मूला आएगा, बेसिक फॉर्मूला क्या है, सी बराबर पर क्यू अपॉन। अब अगर मुझे v की वैल्यू मालूम चल जाए तो मैं v की वैल्यू यहाँ रख दूं, q से q काट दूं, बचेगा जो आंसर आएगा किसका आएगा, v का आ जाएगा। सिंपल सी बात इतनी सी है, आया ना, ठीक है ना। लिखो फॉर्मूला ये वाला, c इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में b माइनस a। अब यही फॉर्मूला जस्ट पहले लिखा था हमने, जस्ट पहले। अब इसको समझाता हूं कैसे। यही वाला फॉर्मूला जस्ट पहले लिखा था, देखो क्या लिखा आपने यहाँ पे, फॉर्मूला क्या लिखा है, लिख लिया ना उसको। c इक्वल्स टू क्या लिखा है फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल है छोटा बड़ा है, ए बी अपॉन बी माइनस ए। और इसके पहले फॉर्मूला लिखा था आपने के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। ये रहा गोला बड़ा वाला, ये रहा छोटा। छोटे वाले की त्रिज्या क्या है ए, बड़े वाले की त्रिज्या क्या है बी। इतना गैप निकालना होगा। अगर इस बी में से ए माइनस करो तो कितना बचेगा, बी माइनस ए। डिस्टेंस आ गई दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस आ गई। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्या है, एरिया आया ना, एरिया है ना। तो ये वाला और इन दोनों की डिस्टेंस जो है, मतलब यहाँ से क्या निकलेगी आपकी, इस सतह का एरिया निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। तो वो क्या ले लिया, ए बी। अगर ये सीधा होता, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं या फिर घनाभ बोलते हैं, स्क्वायर या क्यूब या फिर स्क्वायर बोलते हैं ना। तो उसका जब अपन निकालते तो क्या ए इंटू बी करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये एरिया बन गया। उस फॉर्मूले इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना फॉर्मूला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना। इसमें एक और के हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फॉर्मूले में हो सकता है ना, हो सकता है, होना चाहिए। फिर हम बोल देंगे के इक्वल्स टू 1 फॉर, है ना, एयर एंड वैक्यूम। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस, लिखा है इतना। ठीक है, अगर इसमें से कुछ नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लो। ओके, ठीक, डन। चलिए, यूनिट क्या होती है कैपेसिटेंस की, फेराडे की फेराडे। अरे फेराडे तो उसका नाम था, सरनेम था उसका। यूनिट होगी फेराड, है ना। जहाँ देखो वहाँ फेराडे फेराडे देख। चलो भाई, डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। कौन सा संधारित्र, गोली संधारित्र पर निर्भर करने वाले कारक या प्रभावित करने वाले कारक। पहला क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्फेयर्स ए एंड बी। गोले ए और बी की त्रिज्याएं, त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी दोनों की, उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, ध्यान रखना। If the radius of sphere A and B are large, then the capacitance of capacitor will also be large. Large मतलब more, ज्यादा। अपनी लैंग्वेज में लिखना पहला वाला, कि दोनों गोले की अगर त्रिज्याएं क्या होगी, ज्यादा होंगी। अपनी लैंग्वेज में लिखना ना, दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसका संधारित्र भी क्या होगा, धारिता क्या होगी, संधारित्र की ज्यादा होगी, है ना, आया ना। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी
उतनी ज़्यादा धारिता होगी। डिस्टेंस दोनों गोलों के बीच की जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा धारिता होगी। दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी कैपेसिटेंस उतना ही ज़्यादा होगा। बी माइनस ए, देखो फॉर्मूले से है ना ये चीज़ें निकालना सीख जाओ। ऊपर ऊपर क्या आ रहा है, इस लिखते हैं ना x अपॉन वाई, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर जितना ज़्यादा तो सामने वाली वैल्यू भी उतनी ज़्यादा। डिनोमिनेटर अगर कम तो सामने वाली वैल्यू ज़्यादा। डिनोमिनेटर हर ज़्यादा तो सामने वाली वैल्यू कम। ऐसे है ना फॉर्मूले से बनाना सीख जाओ। उन दोनों के बीच का मीडियम इतना स्ट्रांग होगा उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा अच्छा होगा। जितनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल उतना ज़्यादा अच्छा क्या हो जाएगा आपका। अच्छा तो बोतल ले आओ यार पानी की। अब जो हम देखते हैं यूनिट, फैरेड यूनिट है ना, कौन सी सिस्टम में यूनिट है वो, एसआई सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होगी, स्टेट फैरेड। क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी भैया इसकी, स्टेट फैरेड। अब आपका एक होमवर्क है, होमवर्क लिखो। हाउ मेनी स्टेट फैरेड इन वन फैरेड। एक स्टेट फैरेड में नहीं, एक फैरेड में, एक फैरेड में कितने स्टेट फैरेड होते हैं। ये होमवर्क है ना, ध्यान रखना। एक स्टेट फैरेड में कितने फैरेड, कितने फैरेड में कितने स्टेट फैरेड, एक फैरेड में कितने स्टेट फैरेड होते हैं, ये होमवर्क। ये भाई चलिए आगे। अब तीसरे प्रकार का, तीसरे प्रकार का कौन सा है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, बेलनाकार, जो पंखे में लगा हुआ होता है। हाँ या ना, ठीक है तो उसका फोटो बनाना पड़ेगा अब। चलो इसका फोटो बनाओ अब। ये रही चित्रकारी यहाँ पर, प्रॉपर डायग्राम बना। देखो ऐसा कोई सा भी है क्या जिसमें अर्थिंग नहीं हुई हो, अर्थिंग है, मतलब अर्थिंग बहुत जरूरी है, बिना अर्थिंग के काम नहीं होएगा, है ना। और मानव चरित्र में बोलते हैं ना, जितना आप क्या बोलते हैं जमीन से जुड़े हुए रहोगे उतना ऊपर उठोगे। ये ना जमीन से जुड़े हुए रहे और शांति से अपनी तैयारी करें, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए तैयारी करते रहे। तो कॉन्फिडेंस इधर उधर हो जाता है। चलें आगे बढ़े। इसका फॉर्मूला भी वैसे ही होना चाहिए, किस पर बेस्ड होना चाहिए, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी पर होना चाहिए बेस्ड। देखें इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखना मैं लिखवा रहा हूँ, इसके साथ में कंडीशन लिखो, एक और इसका टाइप लिखो। एक तरीके जो सिलिंड्रिकल होता है ना, ये भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है ना, इसके बीच में ना गैप बराबर आएगा अगर एक एक लाइन बनाएंगे हम। इसका ये वाला फॉर्मूला लिखो ही लिखो, इसमें एक और चीज बता रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला लिख लो सिर्फ इसका, ये वाला। और अगर लॉग में वैल्यू दे रखी है तो फिर ये आएगा नहीं आपके इसमें। बट लिखो इस फॉर्मूले को, एक चीज और बताना है इसमें, E इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लॉग बी अपॉन ए, लॉग LOG लॉग। बताओ मैंने क्या चीज हटा दी,
ये मैंने क्यों हटाया? ये जो 2.303 जो दे रखा है ना, ये स्पेसिफिक मीडियम में दे रखा है, तो ये अपने को वैल्यू नहीं आएगी। लॉग के 3 फॉर्मूले लिखना साथ में, ठीक है। लॉग ए प्लस लॉग बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बी। क्या लिख सकता हूँ? लॉग ए बी। अगर लॉग ए माइनस लॉग बी है तो मैं लिख सकता हूँ लॉग ए बटा बी, ठीक है। अगर ऐसा लिख रखा है लॉग ए की पावर बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी लॉग ए। इसका जो अगला फॉर्मूला बनेगा वो बेटा कैसे बनना चाहिए? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के लॉग बी माइनस लॉग ए। ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला आप याद रखेंगे, लॉग बी माइनस लॉग। अगर इन केस आपकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही तो ये क्वेश्चन अगर आया तो लॉग ए और लॉग बी की वैल्यू दी रखी है। ध्यान रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना, ध्यान रखना है ना। ऊपर तो जो है चलेगा। अगर मैं नीचे से लॉग बी माइनस लॉग ए हटा, या ऐसा मान लूँ लॉग बी माइनस लॉग ए बराबर 1 होगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये मिलता जुलता बना? यदि बना, बन गया ना, आया ना, बन गया ना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रख। वहां पर लॉग जो 10 दे रखा है ना, उसका बेस 10 है। अलग अलग बेस पे लॉग की टेबल्स कैलकुलेट होती है। और हम तो गणित के विद्यार्थी हैं नहीं, हमसे मतलब आप लोग, तो इतना ज्यादा उसको डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलो, पढ़ा था उसको। अगर इसका डिपेंडेंस देखेंगे, इसके कारक देखेंगे, तो क्या क्या बनेंगे? हाँ, फॉर्मूले नीचे वाले 2 ही याद मेनली। कंडीशन फॉर हाई कैपेसिटेंस, उच्च धारिता के लिए शर्तें। उच्च धारिता के लिए शर्तें, इस कंडीशन लिख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल वाले की लिख रहे हैं आप। उच्च धारिता के लिए शर्तें पहली क्या है? जो दोनों सिलेंडर है, बेलन है, उनकी लेंथ, लंबाई क्या होनी चाहिए? ज्यादा। क्योंकि जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा एरिया बनेगा उसका। तो लिख दो द लेंथ ऑफ 2 सिलेंडर्स मस्ट बी। दोनों बेलनों की लंबाई क्या होगी बेटा? ज्यादा होनी चाहिए। और दोनों की जो रेडियस है, इसमें जो सेकंड लाइन लिखी है ना, द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो एक बड़े सिलेंडर के अंदर एक छोटा सिलेंडर रखा होगा, उन दोनों की रेडियस अगर बराबर होगी तो पास पास आ जाएगी। मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए। दोनों सिलेंडर के बीच की, दोनों सिलेंडर के बीच वाला स्पेस, नहीं वो होलो नहीं रहेगा, वो होलो नहीं रहेगा, वो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। अंदर भी डाइलेक्ट्रिक, लेकिन उन जो दोनों के अंदर की है ना, वो कम होनी चाहिए, गैप कम होनी चाहिए। रेडियस दोनों की लगभग लगभग बराबर हो गई तो दोनों के बीच की गैप कम ही हो गई ना, गैप कम हो, ज्यादा नहीं। द डाइलेक्ट्रिक मीडियम शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द मीडियम बिटवीन सिलेंडर्स। दोनों सिलेंडर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। जब हम पंखे का कैपेसिटर खोल के देखते हैं ना, तो सब दूर आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम देखने को मिलेगा सिलेंड्रिकल। जो सबसे पहले आपने लिखा था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी पहली कंडीशन ये थी कि बीच में ना पूरा वैक्स भरा होगा,
अब अगर बीच में पूरा वैक्स ना भरा हो, आधा वैक्स भरा हो, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा हो, पार्शियली फिल्ड हो, है ना, आधे तरीके से भरा हुआ, आधे तरीके इस तरह से भरा हुआ, तब क्या बनेगा फॉर्मूला, तब भी फॉर्मूला वही बनेगा, बट जो गैप है, जो टोटल डिस्टेंस है, उसमें से गैप को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, गैप को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये वाली हेडिंग डालो अभी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज पार्शियली फिल्ड, समांतर सतह संधारित्र जब परावैद्युत नियतांक या स्थिरांक परावैद्युत माध्यम अर्ध रूप से या आधे रूप से ठीक है। इसका फॉर्मूला लिखो, ये रहा, ये वाला, C equals to epsilon naught A D minus T in bracket 1 minus 1 upon K। अब देखो, पहले फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। देखो डायग्राम देखो इसका, ये रहा डायग्राम, कहाँ रहा, ये रहा, ये दो प्लेट ले ली पी क्यू, या भी नाम दे देना, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम कितना है, कितना भरा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, वो कितनी मोटाई वाला, थिकनेस वाला, टी थिकनेस वाला क्या कर दिया इसमें, डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया, दिख रहा है ना ये, है ना। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक पूरा भरा हुआ होता तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये बन जाता। अब क्या करना है, डी में से टी को माइनस करना है, करना ही रहेगा, बचा हुआ यहाँ पर तो इतने इतने में एयर भरी होगी, आया ना। देखो फॉर्मूला आपने ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, सी इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा है ना, हाँ, मतलब वहाँ के लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या नहीं लिखा है, लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है देखो समझो। अब इस वाली, ये जो दे रखा है फॉर्मूला, इसको मैं सॉल्व कर लूँ पूरा, करूँ सॉल्व, ये लिखा मैंने यहाँ पर फॉर्मूला, क्या लिखा है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी 1 अपॉन के, ये लिखा है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डी माइनस टी, ऐसा ही है, मतलब इस टी का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी अपॉन, है ऐसा कि नहीं है, है ना। ये के ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब नीचे वाली पूरी टर्म सॉल्व हो जाएगी। तो नीचे वाली टर्म को मैं इधर सॉल्व करता हूँ, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के क्या हो जाएगा, एलसीएम डी के माइनस टी के प्लस टी, कैसे के डिवाइड होगा तो 1 बचेगा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होगा टी में, तो टी बचेगा सर, तो टी लिख दिया, हुआ। तो क्या हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट ए डी के माइनस टी के प्लस टी फुल अपॉन के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आया ना, एप्सिलॉन नॉट ए डी के माइनस टी के ऊपर आ गया ना, प्लस टी, टी किसकी मोटाई बता रहा है यहाँ पर, थिकनेस बता रहा है, वो टोटल डाइलेक्ट्रिक जो है, अगर पूरा भरा है तो डिस्टेंस के बराबर ही डाइलेक्ट्रिक की मोटाई हो जाएगी, आधा भरा है तो दोनों अलग अलग ले लिया, है ना, इतनी बात समझ में आई। अब अगर मानो कि उसमें
पार्शियली फिल्ड नहीं होता, पूरा भरा हुआ था, तो डी और टी क्या होते, दोनों इक्वल होते कि नहीं होते, होते ना। इफ या अगर डी बराबर टी ले लें, डी के इक्वल क्या ले लें, टी ले लें, तो यहां पर से सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए के, बताओ डी बराबर टी ले लूं तो डी के को डी के रहने देता हूं, रहने दूं, माइनस टी बराबर क्या लिख दूं, डी के एज इट इज प्लस टी, इससे क्या कट रहा है, डी के से डी के कट रहा है, क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन टी, ये टी किसके बराबर है, डी के बराबर है, एप्सिलॉन नॉट ए के डी है, ये यहां से है कि नहीं है, तो सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, देखो ये कौन से वाली वैल्यू आ गई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाली, तो इस ये मैं बता रहा हूं कि उससे ही फॉर्मूला बना है ये, उधर वाले से आधा खाली है, अगर इसको अपन पूरा भर देंगे तो पहले वाली कंडीशन बन जाएगी, ये बताने का मतलब, आई बात समझ में। तो कौन सा फॉर्मूला लिखोगे आप, आपने ये वाला लिखा था, लिखा था ये वाला, एक कौन सा लिखो आप, सबसे लास्ट वाला ये वाला, सी के बराबर ही करके लिखना है इसको, सी इक्वल लिखो ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखना इसको, जो पार्शियली फिल्ड है ना उसको फुली फिल्ड कर सकते हैं, जो आधा भरा हुआ है, पार्शियली मतलब आधा थोड़ा बहुत, उसको क्या कर सकते हैं, पूरा भर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आपने लिखा है ऊपर वाला, और नीचे वाला अपन ने क्या कर दिया, बना दिया, कभी कैलकुलेट करने को आए तो। लेकिन जहां तक मुझे लगता है जो सवाल आएगा थोड़ा सा इसमें से थ्योरी में से आएगा, और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है ना उसके सवाल आएंगे, पैरेलल सीरीज मिक्स्ड। अब देखो यहाँ पर नहीं हो सकती, अगर होगी तो फिर वो कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये तो अपन ने देख लिया, ये भी देख लिया, मेटेलिक प्लेट इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको कंडीशन में लिखाएंगे। चलो अब आ रहा है ये कॉम्बिनेशन या ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ये सिलेबस में यही तो क्वेश्चन है, मैंने मेन तो यही है पूरे उसमें, जेई के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, नीट के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। एक और होमवर्क लिख लो, एक फेरेड में कितने माइक्रोफेरेड होते हैं, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, एक फेरेड में कितने माइक्रोफेरेड फेरेड होते हैं, ये पता करके आना है आप लोगों को। अब आप गूगल करो, यूट्यूब करो, किताब में ढूंढो, कहीं से पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन पता करना है। कॉम्बिनेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, दो टाइप के, सीरीज एंड, लेकिन अगर इन दोनों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा, मिक्स्ड, क्या बन जाएगा, है ना, क्वेश्चन पेपर अगर टफ आया तो मिक्स्ड का आएगा। अब जितने भी अगर मिक्स्ड के हों वो सॉल्व होकर के लास्ट में सीरीज देते हैं, ये ध्यान रखें, लास्ट में सॉल्व होकर के क्या देते हैं अपने आप। अब देखो अगर आपको पहला बनाना है, कौन सा है पहला आपका, सीरीज, रेजिस्टेंस में कैसे बना था, ऐसे है ना, ऐसे ही बना था, कैपेसिटर ऐसा होता है अपना, तो सीरीज ऐसी बन जानी चाहिए इसमें भी, कि नहीं बननी चाहिए, कितने हो गए, C1 C2 C3, ठीक है, आया ना, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दें, कर दिया बैटरी से कनेक्ट, प्लस अब मुझे बताओ सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस वाला है याद है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें बैटरी लगी होगी एक,
पॉजिटिव से करंट निकली और नेगेटिव पे आ गई, R1 R2 और ये R3। इसमें करंट क्या होती है, कॉमन होती है, आया ना। और वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग लिखवाई थी ये बात, ठीक है। करंट क्या होगा, कॉमन होगा, वोल्टेज यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। सीरीज में रेजिस्टेंस में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। पैरेलल में कैसा करते हैं, 1 के अपॉन में। यहाँ क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट या नेट, 1 अपॉन C1 प्लस वन अपॉन आते जाएगा जितने कैपेसिटर लगे होंगे। रेजिस्टेंस का कैपेसिटर क्या होगा, सॉल्यूशन के टाइम पे इसे याद रखना उल्टा होता है। अब अगर यहाँ पर करंट कॉमन है तो यहाँ करंट कैसी हो गई, अलग अलग, अलग अलग हो गई। हो सकता है ना दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी, तो चार्ज अलग अलग स्टोर होगा कि नहीं होगा, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग होगी ना, तीनों की, सबकी। तो यहाँ से इतने पर इसने तो करंट रोक दिया प्लस। तो कौन सी जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो बताऊंगा ना सर। यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इधर का पॉजिटिव आगे जाएगा, फिर इधर पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा, सारी वैल्यू कम ज्यादा होगी कि नहीं होगी। और वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, वोल्टेज एक कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग है तो इधर वोल्टेज कॉमन, इधर करंट क्या है, कॉमन है, तो करंट इधर अलग अलग, इसीलिए तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ रहा है। अदरवाइज क्या होता, C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाता। अब रेजिस्टेंस का अगर मैं पैरेलल देखूं तो रेजिस्टेंस का पैरेलल हमारा ऐसा बनता है, ये रहा R1 R2 R3 बनता है ऐसा। और ये क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3। तो आपको किसका बनाना पड़ेगा, कैपेसिटर का पैरेलल। अब यहां पर देखते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, कॉमन होता है इसमें, पैरेलल में कॉमन होता है, सीरीज में अलग अलग होता है रेजिस्टेंस के केस में, ये ध्यान रखना। और करंट क्या होती है, अलग अलग, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग, करंट एक ही रहती है क्योंकि एक सीधा तार होता है। उसका उल्टा कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में लगा देना पूरा। यहाँ पर क्या बना दें, पैरेलल बना दें इसको। तो एक कैपेसिटर ऐसा गया, एक ऐसा जोड़ दिया, फिर एक और ले लिया हमने, इस तरह से जोड़ दिया। तीनों के टर्मिनल कॉमन कर दो, ये रहे कॉमन, कॉमन मतलब एक ही से जोड़ दिया हमने इसको, C1 C2 C3 कर दिया। फिर इसको इसी तरह से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये सेल बना दिया मैंने बैटरी से। अलग अलग करंट जाएगी, गई अलग अलग, टूटेगी ना अलग अलग ब्रांच में, ठीक है ना, ब्रांच में टूटेगी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सी इक्विवेलेंट या नेट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C, कॉम्बिनेशन का। करो इसको नोट, ये रहा, ये यहाँ पर बनेगा पैरेलल, पैरेलल। कॉमन ही मानो, एक तरीके से याद रह जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कॉमन ही मानो, वोल्टेज अलग हो।
सीरीज में अलग अलग। अरे किसके रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में अलग होता है तो इसमें सेम होगा, इसमें सेम होगा। कैपेसिटर के सीरीज में वोल्टेज सेम होगा, पैरेलल में अलग अलग। लेकिन रेजिस्टेंस के सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होगा और पैरेलल में सेम। दो तीन टॉपिक और बचे हैं, उनको खत्म कर दें और चैप्टर खत्म करते हैं आज। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आपके सिलेबस में दे रखा आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, या फिर लिख लेना स्थिर विद्युत पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। आवेशों के निकाय के मध्य स्थितिज ऊर्जा। स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। देखो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन पढ़ना। यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम of point charges is defined as the amount of work done in bringing them from infinity to their present position। हमने वोल्टेज क्या पढ़ा था, W अपॉन क्यू। क्यू को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम करना पड़े वही क्या होता है, वोल्टेज होता है ना। यहाँ पर ये स्थिर था, उठा के यहाँ रख दिया, तो इसकी पोजीशन मान लो ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन पे लाने में जो काम करा वही क्या है, उसकी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, ये डेफिनेशन लिख लो, हिंदी मीडियम वाले लिखो। स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा में लिखना किसी निकाय और ब्रैकेट में लिखना बिंदु की निकाय किसका भी है, ये बिंदु आवेशों का है ना। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बिंदु आवेशों का। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है, किसी इकाई की स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसमें वह ऊर्जा है जिसमें अनंत से उसकी वर्तमान स्थिति में किया गया कार्य, वर्तमान स्थिति में किया गया कार्य क्या है, सम्मिलित है ना, सम्मिलित ऐसा लिख लो, सम्मिलित है या फिर
वो मापित है, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, लिखा। इसका फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? ये रहा फॉर्मूला। या तो ये लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन, वहाँ आर स्क्वायर होता है, यहाँ क्या हुआ आर। ये पूरी पीडीएफ है ना, इसमें से लेकर के अर्षित ग्रुप में डाल लेना तुम्हारे। क्यू मतलब एनर्जी से, काइनेटिक को भी इसी से डिनोट कर देते हैं, एनर्जी को जनरली यू से डिनोट करते हैं। तो कहीं कहीं पर इसके आगे डेल्टा लगा होगा, है ना, कुछ अगर चेंज हो रहा है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, सिर्फ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ही होती है, हर जगह नहीं होती। इसकी डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो अलग हो जानी है। है ना, अब एक ऑप्शन आ रहा है, एक टॉपिक आ रहा है बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा तो वही रहेगी तुम्हारी, बाह्य क्षेत्र में जीरो हो जाएगी ये। स्थिर विद्युत, पराविद्युत तथा ध्रुवण ऊर्जा चालक, है ना, ये तो आपको पता है, ये अपन करेंगे नहीं। पराविद्युत और ध्रुवण, ध्रुवण देखते हैं, पोलराइजेशन। क्या देखेंगे? पोलराइजेशन। देख, यहाँ लिखा है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन, पराविद्युत और ध्रुवण। डाइलेक्ट्रिक मतलब पराविद्युत और पोलराइजेशन मतलब ध्रुवण। द सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ करंट टू फ्लो, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो करंट को फ्लो होने के लिए अलाउड नहीं करेंगे थ्रू देम, है ना, बट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। लेकिन वो क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बना देंगे? रेगुलर यूनिफॉर्म बना देंगे। ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? डाइलेक्ट्रिक पराविद्युत। ये अपन देख चुके, हाँ या ना। अब नॉर्मली आपने डाइलेक्ट्रिक लिया, नॉर्मली उसको बीच में दो प्लेट के बीच में रख भी दिया, जब तक हम पहली प्लेट पे करंट पास नहीं करेंगे तब तक उस डाइलेक्ट्रिक का कोई मतलब नहीं। उसके अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव सारे टाइप के चार्जेस अवेलेबल है। जैसे आपने करी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेगुलर या यूनिफॉर्म बना क्यों रहे? क्योंकि उसके अंदर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, जिसको हम जनरली पोल बोलते हैं, क्या कहते हैं? पोल्स, है ना, वो कैसे हैं? रेंडम है। अभी जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी इधर से दी तो क्या हो जाएंगे? बराबर सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाने, सिस्टमेटिक वे में अरेंज हो जाएंगे। जब सिस्टमेटिक वे में अरेंज होते हैं तो उसे ही कहते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण, है ना। इसका डायग्राम देखो, अभी समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये दिख रहा है, ये दोनों डायग्राम। पहली कंडीशन में कैसे हैं? रेंडम है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी तो क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या हुआ? वो प्लस माइनस कैसे हो गए? अरेंज हो गए। इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है, ये याद रहेगी कि नहीं रहेगी बात? इसको लिखने की जरूरत मेरे हिसाब से तो नहीं है ना, याद करने वाली चीज है ये। इसके बाद और क्या बच रहा है? संधारित्र में संचित ऊर्जा, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ये लिखना है। ये होता है U=1/2 CV²। काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है ना मतलब पुरानी क्लासेस में, वो होता है इस तरह से होता है। ये लिखा, एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर। लिखो, हेडिंग लिखो, एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। आज का लास्ट टॉपिक है और इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर, आवेशित चार्ज की आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। अब देखो क्या होता है, जैसे कैपेसिटर होता है नॉर्मली, उसमें कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर बार बार बंद चालू हो गया
तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी कंटिन्यूसली, ठीक है। तो वो चार्ज में क्या होगा, काम होगा इधर से उधर बार बार। तो कंडीशन ऐसी बनेगी कि कुछ एनर्जी उसमें क्या हो जाएगी, स्टोर रह जाएगी। कैसी रह जाएगी, वहीं रह जाएगी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। कैसे रह जाएगी, इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी होती है, क्लास 12th में करवाई जाती है, सीबीएसई में करवाई जाती है, आप लोगों के एमपी बोर्ड में नहीं है। उसमें क्या होता है कि छोटी सी एलईडी को छोटे से कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो वो जो एलईडी होती है, बल्ब होता है, वो थोड़ी देर से चालू होता है, फिर चालू हो जाता है, फिर जैसे स्विच ऑन करते हैं तो धीरे 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 बंद होता है। जैसे आपने एक बार चार्ज कर दिया, फिर उसको डिस्चार्ज कर दो, मतलब बंद कर दो स्विच को, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगेगा। तो जो पोटेंशियल रह जाता है ना, वही कैपेसिटर की एनर्जी होती है। और समझने के लिए आप पंखा बंद कर दो, एकदम से बंद हो जाता है, धीरे धीरे बंद होता है। दो कारण है उसके धीरे धीरे बंद होने के। एक तो उसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ है जो फ्रिक्शन लेस है, जो उसको क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्लो कर रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण है ना, धीरे धीरे स्लो कर रहा है। और दूसरा जो कैपेसिटर है ना, वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसके अंदर एक बेरिंग लगा होता है छोटा सा, जिस कारण से मोटर जैसा घूमता है। वो छोटी सी मोटर ये एक तरीके से, वो जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है वहां पर टेम्परेरी, तो घूमने लगता है। तो जैसे ही बंद करोगे तो अंदर छोटा सा बेरिंग लगा हुआ है, बेरिंग मतलब छल्ले टाइप का, एक रिंग टाइप की सी होती है, आप लोगों ने गाड़ी में लगी हुई रहती है ना, गाड़ी में पहिए में, उस तरह का। तो धीरे धीरे, तो एक उस कारण से भी धीरे धीरे रुकता है। और उसका धीरे धीरे रुकने का एक और कारण भी कि उसमें जो कैपेसिटर लगा है उसके अंदर, उसकी है ना एनर्जी धीरे 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 कम होने लगती है, स्टोर रहती है उसके अंदर, क्योंकि वो धीरे धीरे चालू होगा तो सीधी सी बात है धीरे धीरे बंद होगा। वो भी खत्म हो गया, वो मतलब फिर से पहले जैसी कंडीशन है ना। तो इसका फॉर्मूला लिखो, इसका वो मत लिखना है ना, डेफिनेशन लिखना हो तो बाद में लिख लेना इसमें से, लेकिन इसका फॉर्मूला लिखो। कुछ नहीं, चार्ज नहीं है वो, चार्ज थोड़ी है। अगर चार्ज होता तो चलने लग जाता खुद से। फिर क्या होता है, 1/2 CV स्क्वायर। क्या होती है 1/2, है ना, ऐसे लिख लेना, एक U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। अब मुझे पता है C बराबर क्या होता है, Q अपॉन, होता है कि नहीं होता है। तो एक बार मैं C की वैल्यू रख दूं तो Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, तो V से V घटा तो कितना बचा बेटा यहाँ पर, QV। देखो ये वाली आ गई, आई कि नहीं आई। और एक बार मैं किसकी रख दूं, V की वैल्यू रख दूं, तो V की वैल्यू क्या बनेगी, V इक्वल्स टू Q अपॉन C, आया ना। तो U इक्वल्स टू 1/2 C Q स्क्वायर C स्क्वायर, तो C से C घटा तो क्या आया, Q स्क्वायर अपॉन C। तीनों फॉर्मूले बन गए। आप याद रखना 1/2 CV स्क्वायर। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। जो आपका कैपेसिटर या संधारित्र होता है, ये धीरे धीरे क्या करता है, मोशन क्रिएट करेगा, पंखे को चलाने लगेगा, ऐसे याद रखो। तो कैसे याद रहेगा, 1/2 CV स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना। V मतलब वोल्टेज, और V मतलब वेलोसिटी, C मतलब कैपेसिटी, और उधर M मतलब मास, ऐसे याद रखना। फिर C इक्वल्स टू Q अपॉन V से दो फॉर्मूले और बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, है ना, ठीक है। अब अगली क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट। ये लिख लिया, हटा दो इसको, तुमको डेफिनेशन लिखना है, ये लो लिखो।